वेलकम बैक माय चैनल द साइंस क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। मैटर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा, उसकी डेफिनेशन देखी और मैटर पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसके लिए हमने 2 एक्टिविटीज़ भी की। अब उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो पार्टिकल्स का फर्स्ट कैरेक्टर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। इसके लिए अभी प्रीवियस वीडियो में हमने जो एक्टिविटी की थी उससे ये शो होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे शुगर का वाटर में घुलना और नींबू पानी का बनना, ये सारे एग्जाम्पल से आप क्लियर कर सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। सेकेंड कैरेक्टर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। इसके लिए हम 3 एक्टिविटी देखते हैं। फर्स्ट है, जैसे हम अगरबत्ती को अपने रूम या क्लासरूम में किसी भी कॉर्नर पे लगा देते हैं और उसको जब जलाते हैं तो उसकी खुशबू क्या होती है, पूरे रूम में फैल जाती है। तो इससे क्या मतलब क्लियर क्या होता है कि जो मैटर है या अगरबत्ती, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर देने पर पूरे रूम में क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मीन्स उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल रही है। यानी मैटर के पार्टिकल्स में गतिज ऊर्जा भी या काइनेटिक एनर्जी भी पाई जाती है। कब? टेम्परेचर देने पर ये जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है और इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि आप 2 ग्लास लीजिए, उसमें 2 ग्लास पानी से भरा हुआ लीजिए। एक में आप शहद डाल दीजिए और दूसरे में आप एक में शहद डालकर रख दीजिए और कुछ देर बाद आप उसको स्टर मत करिए, उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अब उसमें देखिए उसमें चेंजेस क्या आते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जो हनी होगी वो घुलना शुरू हो जाएगी वाटर में। हनी वाटर में धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगी। मीन्स जो हनी के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, मूव करके वाटर में क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं, डिज़ोल्व हो रहे हैं। और थर्ड, एक ठंडा पानी का ग्लास लीजिए और एक गर्म पानी का ग्लास लीजिए। तो आप एक ठंडे पानी और गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दीजिए। अब उसको कुछ नहीं करना है, उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अब उसका रिजल्ट आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो इसके क्रिस्टल होते हैं, जो ठंडे पानी में डाले हुए क्रिस्टल होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मूव करते हैं वाटर में। और जो गर्म पानी के क्रिस्टल होते हैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, वो टेम्परेचर को देने पर ज़्यादा जल्दी मूव करने लगते हैं। मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है या बढ़ जाती है। तो यहीं पे एक टर्म निकल के आता है, डिफ्यूज़न या विसरण। डिफ्यूज़न, अब ये डिफ्यूज़न क्या होता है, किसी एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में अपने आप स्वतः ही क्या हो जाना, मिल जाना, स्वतः ही मिश्रित हो जाना, मिक्स हो जाना, क्या कहलाता है, विसरण या डिफ्यूज़न कहलाता है। तो ये टर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, डिफ्यूज़न। इसको लिखने का शायद ये मैं यहाँ पे क्लियर कर, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न किसी एक मैटर के पार्टिकल्स का किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में स्वतः ही अपने आप ही मिक्स हो जाना ही डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है कैरेक्टर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं या किसी बॉन्ड के द्वारा वो बंधे हुए होते हैं। तो इसके लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो एक्टिविटी दी गई है, उसी को लेकर मैं आपको समझाऊंगी कि प्लेग्राउंड में आप 4 ग्रुप बना लीजिए। 4 ग्रुप बना लीजिए। उसमें पहला ग्रुप जो है वो एक ईदू मिशामी डांसर होते हैं, कमर में हाथ डाल करके खड़े हुए होते हैं, वैसा बनाइए। और दूसरे ग्रुप में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक चेन बनाइए। और थर्ड ग्रुप जो है उसको फिंगर टिप से ऐड करके एक चेन बनाइए। अब इन तीनों ग्रुप को तोड़ करके एक चौथा ग्रुप बनाइए आप। तो आप खुद देखोगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो जल्दी ब्रेक होता है।
तो सीधी सी बात है, जो फिंगर टिप से जुड़े हुए चैन है वो जल्दी ब्रेक होगी। मीन्स जो जितने ज़्यादा समीप पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ने में आपको ज़्यादा बल लगेगा और वो थोड़ा देर से ब्रेक होगी। ठीक है, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हो रहे हैं, पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो कितना अट्रैक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है कि मैटर किस टाइप का होता है। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सॉलिड है, जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। मतलब इसके पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर लिक्विड है, लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं। मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड का है, और फिर गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में तो नेक्स्ट अपन चल रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। तो मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि मैटर एक ही स्टेट में क्यों नहीं पाया जाता। उसके एक ही स्टेट में ना पाए जाने का रीज़न है पार्टिकल्स में होने वाला वेरिएशन। पार्टिकल्स में जो वेरिएशन होते हैं उसकी वजह से उनकी स्टेट जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कभी काफ़ी नज़दीक होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, और कुछ बहुत दूर होते हैं। तो इस आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो मैटर की जो होती हैं स्टेट वो 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी जो भी सॉलिड मैटर होते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, चेयर, टेबल, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ये सब सॉलिड हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, इनके क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और क्या इनका डेफिनिट शेप होता है। अगर आप ये पेन लेते हैं, ठीक है, ये एक सॉलिड है। ठीक है, अब ये पेन के चारों ओर आप इसकी ड्रॉ करते हैं, इस पेन के चारों ओर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, एक शेप हमको मिल गया। पेन को के चारों ओर बाउंड्री लाइन बनाने पे हमको इसका एक डेफिनेट शेप मिल गया, जो कि एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि जो सॉलिड होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है। दूसरा, क्या ये दबाने पे, प्रेस करने पे क्या ये दब रहा है, तो आंसर होगा नहीं, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, ये दबता नहीं है। ठीक है, इनका डेफिनेट शेप होता है और ये रिजिड होते हैं। तो सॉलिड, और क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि इन्हें दबाने पर, प्रेस करने पर ये संपीड़ित नहीं होते हैं या इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब जैसे हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले लें अगर हम आयरन का या लोहे का एग्जाम्पल, और चॉक ले लीजिए, चॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर लोहे को हम तोड़ेंगे, लोहे को अगर हम तोड़ते हैं तो ये पहली बात तो ये टूटता इतना ईजिली नहीं है, रिजिड होता है। दूसरी बात, अगर ये टूटेगा तो इसका शेप जो होगा वो डेफिनेट रहेगा, शेप रहेगा, इसका कोई आकार रहेगा, और इसका आकार भी रहेगा, और इसको दबाने पर ये संपीड़ित भी नहीं होगा, ये दबेगा भी नहीं। और चॉक क्या होगा, एक बार तोड़ने पर ये ब्रेक हो जाएगी, लेकिन है तो ये सॉलिड ही, क्योंकि इनका एक डेफिनेट शेप आपको मिलेगा। इसलिए चॉक, लो डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये इस चॉक की अपेक्षा ये ईजिली ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि जो लोहे के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास में होते हैं, जबकि चॉक उसकी अपेक्षा ईजिली टूट जाता है। तो ये हो गया सॉलिड।
ठीक है। अब इसमें कुछ कहते हैं जैसे रबर हो गया, रबर खींचने पर खींचती है, और स्पंज हो गया, तो क्या ये सॉलिड है? हाँ, ये भी सॉलिड हैं, क्योंकि रबर जो होती है जब हम उसको खींचते हैं तो खींचती है और छोड़ने पर अपने स्थान पे वो वापस आ जाती है। ठीक है, तो खींच के वो जब अपने स्थान पे वापस आ जाती है तो उसका एक निश्चित शेप आ रहा है, तो वो क्या हो गई? सॉलिड है। इसी तरह से स्पंज है, स्पंज भी सॉलिड है। तो अब इसमें बोलते हैं कि स्पंज को दबाने पर वो संपीड़ित हो रहा, दब रहा है, तो फिर वो सॉलिड क्यों है? उसके दबने का रीज़न ये है कि स्पंज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एयर पाई जाती है। मीन्स फोर्स लगाने पे उसका शेप चेंज होता है, लेकिन फोर्स अप्लाई करना जैसे ही हम बंद करते हैं तो वो अपने प्रीवियस शेप में वापस आ जाता है। तो और हाँ, अगर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं या जो आउटर फोर्स होता है वो ज़्यादा लगाते हैं तो वो क्या होता है? वो टूट भी जाता है। ब्रेक होने के बाद भी जो सॉलिड होता है वो अपना शेप नहीं खोता है। मीन्स जो सॉलिड का शेप होता है वो डेफिनेट होता है। ठीक है। अब दूसरा है स्पंज। हाँ, स्पंज के बारे में भी बोला जाता है कि स्पंज तो कंप्रेस करने पे कंप्रेस होता है, तो ये सॉलिड कैसे है फिर? तो स्पंज में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसमें हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो उन पोर्स में भरी हुई होती है, और जब हम स्पंज को प्रेस करते हैं तो वो हवा बाहर निकलती है। बाकी जो स्पंज होता है वो सॉलिड ही होता है, और उस पोर्स और हवा की वजह से जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस होता है, दबता है। इस वजह से स्पंज जो होता है वो दबता है, लेकिन स्पंज है सॉलिड। फिर एक शुगर या सॉल्ट को कहते हैं हम जिस भी वेसल से या बर्तन में उनको डालते हैं तो वो उसी शेप के हो जाते हैं, उसी शेप के हो जाते हैं। तो ये कैसे सॉलिड हुए? तो अगर आप शुगर के क्रिस्टल को हाथ में रखेंगे तो वो क्रिस्टल जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। क्रिस्टल जो मैटर की जो सेकेंड स्टेट है वो है लिक्विड। तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं लिक्विड के बारे में। तो कुछ नहीं, आपको अपने घर में अवेलेबल लिक्विड चीज़ें जैसे खाना बनाने का तेल हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी आप लीजिए, ठीक है, उसको एक वेसल में डालिए और उसकी एक वॉल्यूम नोट करिए। अगर वो 50 ml है तो उसका वॉल्यूम नोट करिए, और उसको अलग अलग वेसल में उसकी उतनी ही मात्रा जितनी वाटर की आपने ली है उसको ट्रांसफ़र करिए। आप देखेंगे कि जो लिक्विड का आकार है या शेप है, वो जो वेसल है, हमारे जो बर्तन है, उस शेप का आकार ले रहा है। वो बर्तन के आकार के हिसाब से उसका शेप हो रहा है, लेकिन उसकी जो मात्रा हमने ली थी 50 ml जो मात्रा ली थी वो चेंज नहीं हो रही है। मीन्स लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, बट जो शेप होता है वो इनडेफिनेट होता है। ठीक है। और क्या होता है? लिक्विड जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं। रिजिड नहीं होने के कारण वो क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लिक्विड में डिफ्यूज़न की, जो हमने अभी कुछ देर पहले हमने अपनी एक्टिविटीज़ में पढ़ा है। उसी एक्टिविटी का एग्जांपल देके आप समझ सकते हो कि जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न कहते हैं किसे? अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा कि किसी एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में अपने आप स्वतः ही मिक्सअप हो जाना ही विसरण या डिफ्यूज़न कहलाता है। तो हमने उसमें एक्टिविटी देखी थी, 2 एक्टिविटी की थी। पहली एक्टिविटी थी कि किसी भी बीकर में हम वाटर लेते हैं और उसमें फ्यू ड्रॉप ब्लू इंक की डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ब्लू इंक की ड्रॉप डालने पर वो जो बीकर का वाटर है वो कलर अपना चेंज कर दिया, ब्लू कलर का हो गया। और तो ये क्या हुआ? मतलब लिक्विड में लिक्विड गया, मीन्स ब्लू ड्रॉप जो डाली गई वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? कि लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूज़न होना। ठीक है। और सेकेंड है, हमने क्या किया था, जो बीकर में वाटर लिया था उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले थे। मीन्स लिक्विड में सॉलिड डाला था हमने। तो वो धीरे धीरे जो सॉलिड था वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होना शुरू कर दिया। मीन्स सॉलिड क्रिस्टल्स के जो पार्टिकल्स थे वो लिक्विड में मिक्स होने लगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूज़न। ठीक है।
तो डिफ्यूज़न क्लियर हो गया। एक मैटर क्या हुआ हमारा क्रिस्टल, दूसरा मैटर क्या हुआ हमारा लिक्विड। तो डिफ्यूज़न कहता क्या है, एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में स्वतः या खुद स्वयं ही मिक्सअप होना ही ये जो प्रोसेस है ये विसरण या डिफ्यूज़न कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूज़न ईजिली हो रहा है, सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूज़न ईजिली हो रहा है, और थर्ड है जो हमारे इन्वायरमेंट में गैस पाई जाती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, इनका भी जो विसरण होता है या डिफ्यूज़न होता है लिक्विड में बहुत ईजिली होता है। जो हम ये सांस ले रहे हैं ना, रिस्पायरेशन में जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन, ये विसरण के मेथड से ही हो रहा है। जो जलीय जंतु हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन वो कैसे रिस्पायरेशन कर रहे हैं, ये जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, उन्हीं को इनटेक करते हैं। जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, तो ये हमारे रिस्पायरेशन में काम आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, गैस का लिक्विड में डिफ्यूज़न हो रहा है। मीन्स जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है वो सबसे अच्छी किस में होती है, लिक्विड्स में होती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से दूर होने के कारण इनके मध्य जो इनके बीच जो स्पेस होता है वो सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है, गैप होता है। तो दूसरे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आकर के इस स्पेस को ऑक्युपाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूज़न ईजिली हो जाता है। तो ये रहा आपका लिक्विड। अब हम मैटर की थर्ड स्टेट पढ़ेंगे, गैस। मैटर की थर्ड स्टेट है गैस। ठीक है, गैस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, किसी भी गुब्बारे वाले को देखिए, उसके पास जो एक मशीन होती है जिससे वो गुब्बारे में हवा भरता है, तो वो एक ही मशीन से कितने सारे गुब्बारों में हवा भर देता है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक छोटी सी मशीन से वो कितने सारे गुब्बारों में हवा भर देता है। तो इसको समझने के लिए हम एक सिरिंज लेते हैं जिसका पिस्टन हम पीछे से निकाल देते हैं, और 100 ml की 3 सिरिंज लेते हैं। तो फर्स्ट सिरिंज में हम कुछ भी नहीं डालते हैं, ठीक है, सेकंड सिरिंज में हम कुछ लिक्विड या पानी डालते हैं, और थर्ड में हमको सॉलिड पार्टिकल जैसे कि चॉक के टुकड़े डाल देते हैं। अब पिस्टन को ईजिली पिस्टन अंदर मूव करे, उसमें हम एक वैसलीन लगा देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, अब पिस्टन लगा करके पिस्टन को हम सिरिंज के अंदर डाल के प्रेस करते हैं, तो जिसमें हम कुछ भी नहीं डाले हैं या जिस पे गैस भरी हुई है वो पिस्टन ईजिली कंप्रेस हो जाता है कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। मीन्स क्या हुआ कि गैस का जो संपीड़न होता है वो सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे घर में जो LPG यूज़ होती है, जो हमारे रसोई में किचन में जो गैस का उपयोग करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, उस उदाहरण के लिए वो हो गया। एग्जाम्पल हो गया हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, और आजकल तो व्हीकल्स में जो फ्यूल यूज़ होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ये भी उपयोग में लाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि गैस इतनी कंप्रेसिबल होती हैं कि उनके ज़्यादा वॉल्यूम को भी हम कम वॉल्यूम वाले किसी भी कम वॉल्यूम वाले सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबल की क्वालिटी जो होती है वो गैस में सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने के कारण उनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, अगर रसोई या किचन में कुछ भी खाना पक रहा होता है, बन रहा होता है, तो उसकी खुशबू हम तक बहुत ईजिली पहुंच जाती है। जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू और जल्दी पहुंचती है। मीन्स जो खाने के खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में इतनी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं कि वो हम तक बहुत ईजिली पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमने क्या समझा कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी दूर दूर होते हैं कि उनमें डिफ्यूज़न की क्वालिटी भी गैस में डिफ्यूज़न की क्वालिटी भी मिलती है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही पास पाए जाते हैं, इनके बीच जो
स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस बहुत कम होता है, और लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा किसमें होता है, गैस में होता है। ठीक है। अब ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये इतने दूर दूर होते हैं कि आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, और जो बर्तन या सिलेंडर या जो भी हमारे पास जिस पात्र में होते हैं, में होते हैं, उसकी वॉल में भी टक्कर लगाते हैं, वॉल से भी टकराते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किसी भी गैस के पार्टिकल से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर एक प्रेशर लगता है, प्रेशर अप्लाई होता है। जब ये गैस के पार्टिकल्स एक तो आपस में टकराए, और फिर जिस बर्तन में है या जिस सिलेंडर में है या जिस किसी भी पात्र में रखे गए हैं उससे भी टकराते हैं, तो वो ये प्रति इकाई क्षेत्रफल पर क्या एक प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर आरोपित करते हैं। जैसे हम इसको समझते हैं एक बलून से। बलून में जब हम हवा भरते हैं तो वो हवा जब भरते हैं तो बलून क्यों फूल रहा है, क्यों फैल रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बलून के जो आउटर सेल है, बलून की जो वॉल है उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम गैस या फूंकते हैं, ब्लो करते हैं, जैसे जैसे हम ज़्यादा हवा भरते जाते हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बलून के पर यूनिट एरिया पर प्रेशर डालते जाते हैं, और एक पोजीशन ऐसी आती है कि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बलून जो होता है वो फट जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हमने मैटर के 3 स्टेट क्लियर किए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर एग्ज़ाम में आता है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो मैं इसको एक अलग टेबल बनाकर भी आपको समझा दूंगी, या तो फिर मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगी जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक के थ्रू आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट क्या है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब अगर आपको मेरा मैटर या कंटेंट समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को शेयर भी करें। थैंक यू।